उस वक्त ना मोबाइल थे, ना टीवी, ना इंटरनेट और ना सोशल मीडिया। फिर भी बस 10 मिनटों में पूरे मुल्क के हालात बदल गए थे, जज्बात बदल गए थे, आंसू अंगारे बन गए थे, रूह का कतरा कतरा बदले की आग में जलने लगा था। 13 अप्रैल 1919 कैलेंडर की तहरीरों में दर्ज एक तारीख हिंदुस्तान के मुस्तकबिल पर दर्द की वो कील है जो शायद ही कभी बाहर निकल सके। इस दिन इस तारीख की कहानी आपको सुनाते हैं जो इतिहास के पन्नों में आज भी खामोश नहीं है, सुलगती महसूस होती है। उस दिन अमृतसर में बैसाखी थी, फिजा भी खुशगवार थी, गुरुद्वारों में अरदास थी, बाजारों में रौनक थी, बच्चों की खिलखिलाहट थी, नई फसल की मुस्कान भी थी। सबसे बड़े दिन की बहार थी और गूंजा गूंजा महक रहा था। लेकिन किसे पता था कि उसी दोपहर एक बाग के अंदर हजारों लोग जिंदगी लेकर तो जाएंगे और सैकड़ों लोग बेजान जिस्म बनकर बाहर निकलेंगे। आखिर क्या हुआ था उस बाग में? क्यों एक अंग्रेज अफसर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाने का आदेश दिया था? क्यों बच्चों, महिलाओं और बूढ़ों तक को नहीं बख्शा गया था? और कैसे सिर्फ 10 मिनट ने पूरे देश की सोच पर स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा और भारत का भविष्य बदल दिया था? दरअसल जलियांवाला बाग का नरसंहार अचानक नहीं हुआ था। इसके पीछे था अंग्रेजी हुकूमत का एक खौफ, जनता में बढ़ता गुस्सा और एक ऐसा काला कानून जिसने पूरे भारत को उबाल पर ला दिया था। साल था 1918। पहला विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। करीब 13 लाख भारतीय सैनिक और कर्मचारी ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से युद्ध में शामिल हुए थे। हजारों भारतीय सैनिकों ने यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व के मोर्चों पर अपनी जान गंवाई थी। भारतीय नेताओं ने वादा किया था कि युद्ध खत्म होने के बाद भारतीयों को ज्यादा राजनीतिक अधिकार दिए जाएंगे। देश को उम्मीद थी कि अब बदलाव आएगा, लेकिन जो मिला वो उम्मीद तो नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा धोखा था। मार्च का महीना था, साल था 1919 का। ब्रिटिश सरकार ने एक नया कानून लागू किया था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। भारतीय इसे काला कानून कहते थे। इस कानून के तहत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए, बिना अदालत में पेश किए और बिना अपील का अधिकार दिए जेल में बंद कर सकती है। यानी किसी भी बेकसूर को सिर्फ शक की बिना पर गिरफ्तार कर लिया जाए। इस कानून के खिलाफ देश भर में विद्रोह प्रदर्शन शुरू हो गए। महात्मा गांधी ने पहली बार पूरे देश से सत्याग्रह का आह्वान किया। पंजाब इस आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र बना। उस समय अमृतसर केवल एक धार्मिक शहर नहीं था, ये पंजाब का व्यापारिक और सामाजिक केंद्र भी था। डॉक्टर सैफुद्दीन किल्चू और डॉक्टर सत्यपाल दोनों शांतिपूर्ण तरीके से रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। उनकी सभाओं में हजारों लोग आने लगे। अंग्रेजी हुकूमत को लगने लगा कि अगर इन्हें नहीं रोका गया तो आंदोलन पूरे पंजाब में फैल जाएगा। 10 अप्रैल 1919 ब्रिटिश अधिकारियों ने दोनों नेताओं को गुप्त रूप से गिरफ्तार कर लिया। जब लोगों को ये खबर मिल गई तो हजारों नागरिक उनके समर्थन में सड़कों पर उतर आए। भीड़ ने उनकी रिहाई की मांग की। कुछ स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई, जिसके बाद अंग्रेज प्रशासन और ज्यादा कठोर हो गया। शहर में तनाव बढ़ चुका था। हालात तनावपूर्ण देख ब्रिटिश अधिकारियों ने शहर में कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी गई थी। लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन कई गांवों तक इन आदेशों की जानकारी पहुंची ही नहीं। और फिर आ गया 13 अप्रैल का दिन, बैसाखी। सिर्फ एक त्योहार नहीं था, ये किसानों की मेहनत का उत्सव था। नई फसल की खुशी थी। सिख परिवारों के लिए भी ये दिन बेहद पवित्र माना जाता है। हर साल की तरह इस बार भी हजारों लोग आसपास के गांवों से अमृतसर पहुंचे थे। कई लोग स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने आए थे, कई लोग मेले में घूमने आए थे और कई लोग जलियांवाला बाग में होने वाली सभा की ओर बढ़ गए थे। उनमें से बड़ी संख्या को ये नहीं पता था कि शहर में सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगी हुई है। उनके लिए ये बस एक सामान्य दिन था,
उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर बाद वो इतिहास के सबसे भयावह नरसंहार का हिस्सा बनने वाले हैं। जलियांवाला बाग 1919 में एक खुला मैदान था, चारों तरफ ऊंची दीवारें, बीच में असमतल जमीन, कुछ पेड़ और अंदर जाने और निकलने का एक मुख्य लेकिन संकरा रास्ता। यानी अगर हजारों लोग एक साथ अंदर हों तो बाहर निकलना आसान नहीं था। शाम होते होते करीब 15 से 20 हजार लोग वहां मौजूद थे। कुछ राजनीतिक सभा सुनने आए थे, कुछ बैसाखी का मेला देखकर वहां पहुंच गए थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ परिवार आराम कर रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट उनकी जिंदगी बदल देंगे। उधर शहर के दूसरे हिस्से में एक अंग्रेज अफसर अपनी टुकड़ी तैयार कर रहा था। उसका नाम था ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। उसे सूचना मिली थी कि जलियांवाला बाग में हजारों लोग जमा हैं। उसने तय कर लिया था कि आज अमृतसर का ऐसा सलूक करेगा जिसे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह सलूक इतिहास का सबसे काला अध्याय बन जाएगा। अमृतसर के जलियांवाला बाग में करीब 15 से 20 हजार लोग मौजूद थे। कुछ लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में आयोजित सभा में आए थे, तो कोई परिवार बैसाखी का मेला देखकर यूं ही वहां पहुंच गया था। उन्हें नहीं पता था कि शहर में सार्वजनिक सभाओं पर रोक लग चुकी है। उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनकी ओर एक अंग्रेज अधिकारी बढ़ रहा है जो इतिहास का सबसे क्रूर फैसला लेने वाला है। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर उस दिन लगभग 100 सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग की ओर बढ़ा। उसके पास 2 बख्तरबंद गाड़ियां भी थीं जिन पर मशीन गनें लगी हुई थीं। लेकिन जलियांवाला बाग का प्रवेश द्वार इतना संकरा था कि वो गाड़ियां अंदर नहीं जा सकीं। अगर रास्ता थोड़ा और चौड़ा होता तो शायद उस दिन मौत का आंकड़ा और भी भयावह होता। डायर अपने सैनिकों के साथ मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंच चुका था और वहीं रुक गया था। उसने अपने सैनिकों को लाइन में खड़ा कर दिया था। राइफलें तैयार हो चुकी थीं। भीड़ ने सैनिकों को देखा, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। कुछ लोगों को लगा शायद सभा खत्म करने की घोषणा होगी। कुछ ने सोचा शायद लोगों को घर जाने के लिए कहा जाएगा। लेकिन जो हुआ वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। डायर ने भीड़ को हटने की कोई चेतावनी नहीं दी। न कोई माइक था, न कोई ऐलान था, न लोगों को बाहर निकलने का समय दिया गया था। कुछ ही पलों के बाद डायर ने अपने सैनिकों की ओर देखा और सिर्फ एक शब्द कहा, फायर। बस इतना ही। और अगले पल राइफलों से गोलियां निकलनी शुरू हो गई थी। पहली गोली चली तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। कई लोगों को लगा शायद हवा में फायर किया गया है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद लोग एक एक करके गिरने लगे। चीखें गूंज उठी। माएं अपने बच्चों को सीने से चिपकाने लगी। लोग जान बचाने के लिए भागे, लेकिन भागें तो कहां जाएं? चारों ओर ऊंची दीवारें हैं, मुख्य रास्ते पर सैनिक खड़े हुए हैं और वहीं से लगातार गोलियां चल रही हैं। डायर ने आदेश दिया कि जहां भी भीड़ ज्यादा दिखाई दे वहीं गोली चलाई जाए। जब लोग मुख्य दरवाजे की ओर भागे तो गोलियों की बौछार वहीं कर दी गई। लोग वापस मुड़े तो दूसरी दिशा में भी गोलियां। हर तरफ अफरा तफरी। कुछ लोग अपने परिवार वालों को बचाने की कोशिश कर रहे थे तो कुछ घायल होकर जमीन पर गिर चुके थे और कुछ मरने का इंतजार कर रहे थे। जलियांवाला बाग के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। जब गोलियां चारों तरफ से आने लगी तो दर्जनों नहीं सैकड़ों लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद पड़े। किसी ने नहीं सोचा था कि नीचे पहले से लोग मौजूद होंगे। एक के ऊपर एक, फिर दूसरे, फिर तीसरे। कुछ ही मिनटों में वहां कुआं पानी से नहीं इंसानी शरीरों से भर गया था। आज भी जलियांवाला बाग में मौजूद शहीदी कुआं उस दर्दनाक पल की खामोश गवाही देता है। फायरिंग रुक नहीं रही थी। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट,
लगभग 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलती रहीं। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार करीब 1650 राउंड गोलियां चलाई गई थीं। बाद में जब डायर से पूछा गया कि उसने गोली चलाना कब बंद किया, तो उसका जवाब था, जब मेरे सैनिकों के पास गोलियां लगभग खत्म होने लगी थी। सोचिए, अगर गोलियां बची रहती तो क्या वो और देर तक गोली चलाते? डायर ने बाद में कबूल किया कि उसका मकसद भीड़ को तितर बितर करना नहीं था, वो उन्हें सबक सिखाना चाहता था। उसने कहा, अगर रास्ता चौड़ा होता तो वो मशीन गन का भी इस्तेमाल करते। 13 अप्रैल 1919 शाम ढल चुकी थी। जलियांवाला बाग की मिट्टी खून से लाल हो चुकी थी। जहां कुछ घंटे पहले बैसाखी की खुशियां थीं, वहां अब सिर्फ सन्नाटा था। घायल लोग दर्द से करहा रहे थे। कई बच्चे अपनी मां को पुकार रहे थे। कई माएं अपने बच्चों को ढूंढ रही थीं। लेकिन ब्रिटिश प्रशासन ने घायलों की मदद करने के बजाय पूरे शहर में सख्ती और बढ़ा दी थी। रात होने लगी, लेकिन घायल वहीं पड़े रहे। कई लोगों ने अपने बेटे, अपने पिता, अपने भाई, अपने जीवन साथी को आखिरी बार उसी रात देखा था। एक सवाल आज भी इतिहास से जवाब मांग रहा है कि आखिर उस दिन कितने लोग मारे गए। ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक तौर पर 379 लोगों की मौत स्वीकार की और करीब 1200 लोगों के घायल होने की बात कही। लेकिन मरने वाले की असल संख्या इससे बहुत ज्यादा थी। कई इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि मरने वालों की संख्या 1000 के आसपास या उससे भी अधिक हो सकती है। जलियांवाला बाग की खबर पूरे देश में फैल गई थी। अखबारों ने इस घटना को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। प्रत्यक्षदर्शियों ने जो देखा वो लोगों को सुनाया। जितना सच सामने आता गया, उतना ही देश का गुस्सा बढ़ता गया। जलियांवाला बाग सिर्फ एक शहर की त्रासदी नहीं रही, वो पूरे भारत का दर्द बन गई थी। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण सत्याग्रह शुरू किया था। उन्हें उम्मीद थी कि अंग्रेज सरकार न्याय करेगी। लेकिन जलियांवाला बाग के बाद उनकी सोच बदल गई थी। उन्हें एहसास हुआ कि जिस सत्ता के हाथ निर्दोष लोगों के खून से रंगे हों, उससे न्याय की उम्मीद करना कठिन है। और यहीं से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन ने नई दिशा पकड़ी। कुछ वर्षों बाद असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। लाखों भारतीयों ने सरकारी स्कूल छोड़े, सरकारी नौकरियां छोड़ी, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया और अंग्रेजी शासन को पहली बार इतने बड़े स्तर पर चुनौती दी। कई इतिहासकार मानते हैं कि जलियांवाला बाग की घटना ने स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। ब्रिटिश सरकार ने एक जांच आयोग बनाया, जिसे इतिहास में हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है। आयोग ने जनरल डायर से पूछताछ की। डायर ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि अगर वो गोली नहीं चलाते तो अंग्रेजी शासन की साख खत्म हो जाती। जब उससे पूछा गया कि क्या वो लोगों को पहले चेतावनी दे सकता था, तो उसका जवाब था, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। आयोग ने डायर को न तो हत्या के आरोप में जेल भेजा, न ही उसके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा चलाया। उसे केवल सेना से हटाकर समय से पहले रिटायर कर दिया, जिसके बाद लोगों के भीतर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आक्रोश और गहरा गया। जलियांवाला बाग के नरसंहार के बाद उस तड़पती शाम के दौरान एक युवा स्वयंसेवक घायलों की सेवा कर रहा था। उसकी आंखों के सामने वो पूरा भयावह दृश्य हमेशा के लिए बस गया था। उस युवक का नाम था ऊधम सिंह। उन्होंने उसी दिन प्रण ले लिया था कि इस क्रूरता का बदला लेंगे। इस बदले के लिए ऊधम सिंह ने पूरे 21 साल इंतजार किया। 13 मार्च 1940 की तारीख थी। जगह थी लंदन का कैक्सटन हॉल। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में माइकल ओ डायर को चीफ गेस्ट बनाया गया था, जो कि 1919 में पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। कार्यक्रम जैसे ही समाप्त हुआ, एक युवक अचानक भीड़ को चीरकर सामने आया और उसने अपनी रिवॉल्वर से गोलियां दाग दी। माइकल ओ डायर वहीं गिर पड़े।
गोली चलाने वाले युवक का नाम था ऊधम सिंह। उन्होंने भागने की कोशिश नहीं करी। 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई। आज पूरा देश शहीद ऊधम सिंह की शहादत को नमन करता है। यदि आप आज अमृतसर के जलियांवाला बाग जाएं, तो वहां आपको सिर्फ एक स्मारक नहीं दिखाई देगा, आपको दिखाई देंगे दीवारों पर बने गोलियों के निशान, वो शहीदी कुआं जहां लोग गोलियों से बचने के लिए कूद पड़े थे, और उन शहीदों के नाम जो उस दिन कभी अपने घर वापस नहीं लौट सके। जलियांवाला बाग सिर्फ एक बाग नहीं, बल्कि उस कीमत की याद है जो भारत ने आजादी के लिए चुकाई है। वो मिट्टी जहां कभी मासूमों का खून बहा, आज हर भारतीय को ये याद दिलाता है कि आजादी कभी मुफ्त में नहीं मिलती। उसे पाने के लिए कुर्बानी के सिलसिले चलते हैं।